बायोग्राफी चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क जापान के बारे में बात करेंगे, जो कि बिल्कुल बदहाल हो गया था और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहा, मगर वो एक बड़ी अजीम ताकत बन के दुनिया की इकॉनमी पर ज़ाहिर हुआ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 1945 में जंग अजीम दोम में जापान के दो बड़े शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका की तरफ से एटम बम फेंके गए, जहां बहुत सारे लोग हलाक हुए और जापान की कमर टूट गई। ये दो शहर जापान की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते थे। इन हमलों के बाद जापान की कमर टूट गई। जापान की अलग एक तहजीब है और यह दुनिया से अलग थलग एक मुल्क था जिसको दुनिया के अमूर से कोई दिलचस्पी ना थी। 15वीं सदी ईस्वी में जब दुनिया के मुख्तलिफ इलाके दरियाफ्त हुए तो अमरीकियों ने पूरी दुनिया का रुख किया और अपना असर सूख पूरी दुनिया में कायम करने की कोशिश की। दोस्तों, तब जापान को भी बाज़ाब्ता तौर पर ताल्लुकात की पेशकश की गई, मगर जापान को दुनिया से कोई ज़्यादा ख़ास दिलचस्पी ना थी। इसने ताल्लुकात बढ़ाने से इनकार कर दिया तो अमरीकी सदर ने जापान पर फौज कशी करने की कोशिश की और अपने बहरी जहाज़ों के ज़रिए जापान पर फौज कशी कर दी और जापानियों पर हमला कर दिया। जापानियों ने भी दुश्मन के साथ लड़ाई की और भरपूर मुकाबला किया, मगर अमरीकी ताकत में ज़्यादा थे तो जापानियों ने इनके आगे घुटने टेक दिए। अमेरिका ने मेजी की मदद से जापान में मजबूत हुकूमत कायम की, जिसको द मेजी रेवोल्यूशन भी कहते हैं। कदामत परस्त जापानी इनको अपना दुश्मन समझते थे, मगर इन्होंने ही जापान को बैरूनी दुनिया के साथ रोशनास करवाया और पूरी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात कायम किए। इन्होंने जापान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और मेहनत की और जापान का एक नाम बना दिया और एशिया में जापान एक मजबूत मुल्क की हैसियत से सामने आया। 1895 में जापान ने चीन को शिकस्त देकर पूरे कोरियन पेनिसुला पर कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से रशिया जैसे ममालिक भी जापान के सामने ना आते थे। दोस्तों, जंग अज़ीम अव्वल का फ़ायदा जापान और अमेरिका को बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि पूरा यूरोप आपस में लड़ मर रहा था। इस वक्त जापानी काम कर रहे थे। जंग अज़ीम अव्वल ख़त्म होने के बाद जापान की इकानमी एक दफ़ा फिर गिरने लगी, क्योंकि 1921 तक यूरोप काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका था। जापान में बेरोजगारी बढ़ गई और लोग भूख से मरने लगे। रही सही कसर 1930 की कसाद बाजारी ने निकाल दी। इसका फायदा जापान की इंपीरियल आर्मी ने उठाया और इसने अपना असर सूख जापान में काफ़ी हद तक बढ़ा लिया, जिसके बाद जापान ने चीन पर दोबारा हमला कर दिया और जंग अज़ीम दोम में जर्मनी का साथ दिया और इसके साथ मिलकर पर्ल हार्बर पर जीत के साथ जंग का आगाज किया और कुछ ही अरसा में बाजी पलट गई। जापान के यूरोपीय साथी हार चुके थे और रही सही कसर एटम बम के हमले ने निकाल दी। एटम बम के हमले के बाद जापान तकरीबन ख़त्म हो गया और इसने सरेंडर कर दिया और ख़ुद को अमेरिकी कंट्रोल में दे दिया। अमेरिका ने जापान का कंट्रोल संभाल लिया और फौज पर पाबंदियां लगा दी, और दूसरी तरफ अमेरिका ने इसको रूसी कम्युनिज्म से भी अलग करने की भरपूर कोशिश की। इसने जापान के आइन में तब्दीली की और फर्जी बादशाहत कायम कर दी और हिरोहितो को बादशाह बनाया, जो सिर्फ नाम का ही बादशाह था, और हथियारों की फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगा दी और हर तरह से जापान पर अपना कंट्रोल संभाल लिया। 1948 में अमेरिका को एक और खतरा लाहक हुआ, क्योंकि रूसी कम्युनिज्म अब चाइना तक आ चुकी थी। इसलिए अमेरिका ने जापान को उठाने की कोशिश शुरू कर दी और जापानियों ने भी इसका खूब फायदा उठाया और अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगा दी। ज़्यादातर फौजी जो पहले फौज में थे वो इंडस्ट्री में आ चुके थे और उसी डिसिप्लिन के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर सोनी कंपनी जो पहले दूरबीन बनाया करती थी, इसने कैमरा बनाना शुरू कर दिया और जापानी एक डिसिप्लिन के साथ काम करने में जुट गए और ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कदम रख दिया।
اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں چھا گئے۔ 1953 میں یعنی صرف 3 سال کے بعد وہ دوبارہ 1937 والی پوزیشن پر پہنچ چکے تھے۔ جاپان نے اس کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ اپنی حفاظت کا معاہدہ بھی کر لیا اور اب وہ آزاد ہو کر بزنس کرنے لگا اور خود کو آگے لے کر جانے لگا، اور 1964 میں انہوں نے اپنے ملک میں اولمپکس تک کروا لیا۔ جاپان نے امریکن کولڈ وار کا بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور اپنی آئٹمز کو پوری دنیا کی منڈیوں تک رسائی دلوائی اور ایشیا میں ایک بڑی طاقت بن کے سامنے آیا۔ 1972 تک جاپان دنیا کی تیسری بڑی طاقت بن چکا تھا اور یہ سالانہ 15% کے حساب سے ترقی کر رہا تھا اور خوب دولت کما رہا تھا۔ 1992 تک جاپان میں کوئی سیاسی تحریک بھی سامنے نہ آئی اور کوئی سیاسی کشمکش بھی سامنے نہ آئی جس کا کافی اثر ہوا اور ملک ترقی کرتا گیا۔ دوستو، جہاں جاپان نے بہت زیادہ ترقی کی وہاں جاپان کو کچھ مسائل بھی درپیش آتے رہے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ تیل کا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد جاپان اپنے کلچر کو بچانے کی بھی کوششیں کرتا رہا، اس کے لیے بھی جاپان سے آوازیں اٹھتی رہیں اور لوگ اپنا کلچر بچانے کے لیے سڑکوں پہ بھی آئے اور جاپان نے اپنا کلچر بچایا بھی۔ دوستو، آج جاپان دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہے۔ یہ تھی جاپان کی مختصر تاریخ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔